लेकिन सबसे पहले बात करेंगे पटना की, जहां आज नीतीश कुमार के आवास पर बैठक हुई। क्या कुछ था इस बैठक में खास, इस बात पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे कृषि कानूनों की, जिस पर आज दिल्ली में मंथन हो रहा है और उस पर भी एक नजर डालेंगे। और आखिर में बात करेंगे अयोध्या की, जहां दिवाली से पहले दीपोत्सव का शानदार नजारा देखने को मिलेगा। तो चलिए अब इन तीन बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं बिहार की। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब राज्य में नई सरकार के गठन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी सिलसिले में शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास पर एनडीए के नेताओं की बैठक हुई। इसमें हम वीआईपी सहित बीजेपी नेता हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 15 नवंबर को 12:30 बजे एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें अहम फैसले लिए जाएंगे। बता दें कि शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास पर हुई इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए हम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी, वीआईपी के मुकेश सहनी, बीजेपी नेता संजय जायसवाल, सुशील मोदी, नागेंद्र सिंह, नित्यानंद राय समेत अन्य नेता पहुंचे थे। और आज ये आशंका जताई जा रही थी कि नीतीश कुमार को सीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाएगा और साथ ही शपथ की तारीख का भी ऐलान हो जाएगा। लेकिन इसके लिए अब 15 नवंबर तक का और इंतजार करना पड़ेगा। आपको बता दें कि एनडीए की आज एक अहम बैठक हुई और इस बैठक में एनडीए के सभी दलों के नेता शामिल हुए, जिसमें बड़े नेता शामिल हुए। इसके अलावा इस बैठक के बाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह कहा कि 15 नवंबर को 12:30 बजे एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें अहम फैसले लिए जा सकते हैं। अब ये बैठक 15 तारीख की जो बैठक होने वाली है वो काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है, क्योंकि आज ये बैठक हुई थी, उसमें ऐसा माना जा रहा था कि आज ही तय हो जाएगा कि सीएम नीतीश कुमार ही इस बार भी बिहार के सीएम होंगे। लेकिन आज इस बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला। इसके बाद अब बैठक 15 तारीख को होने वाली है, जिसमें उम्मीद जताई जा रही है कि साफ तौर पर बिहार में एनडीए के सीएम का चेहरा साफ हो जाएगा। आपको बता दें कि इस बैठक में हम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी, वीआईपी के मुकेश सहनी, बीजेपी नेता संजय जायसवाल, सुशील मोदी, नागेंद्र सिंह, नित्यानंद राय समेत कई बड़े नेता इस बैठक में पहुंचे थे और इस पर तमाम चर्चाएं हुई थी। इस बैठक में कई सारी अहम चर्चाएं हुई थी और ये भी माना जा रहा है कि जिस तरीके से लगातार बीजेपी के नेता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार जो है सीएम का चेहरा बिहार में बीजेपी का ही होना चाहिए, कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी जो है बातचीत हुई होगी। कई सारे अभी से कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि इस बैठक से साफ तौर पर कुछ ज्यादा बातें सामने नहीं आई हैं। और इस बैठक के बाद में नीतीश कुमार ने यह कहा है कि बैठक 15 नवंबर को होगी, जिसमें कई सारे अहम फैसले लिए जाएंगे। और ये फैसले अहम कौन से होंगे, ये तो 15 नवंबर को ही तय हो पाएगा और साफ हो पाएगा। और पटना से हमारे संवाददाता मिथिलेश मिश्रा लाइव जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, जिस तरीके से लगातार गहमा गहमी बनी हुई है एनडीए में और आज एक अहम बैठक हुई है, सबसे पहले इस बैठक के टॉप अपडेट क्या रहे? जी बिल्कुल, आज जो बैठक खास करके नीतीश कुमार ने अपने आवास पर किया है, उसके सबसे अहम बातें रहा कि जीतन राम मांझी के साथ साथ में वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी भी वहां पे मौजूद थे और तमाम जितने भी इनके दल है, खास करके चारों दल के लोग, सारे लोग मौजूद थे। बीजेपी के तमाम नेता जो उनसे जुड़े हुए सारे लोग वहां पे मौजूद दिखाई दिए और इन सभी के बीच में जिस तरीके का बातचीत चल रहा था कि आखिर में जो कैबिनेट के बैठक जो 15 तारीख को, उसको आज शाम के 4 बजे एक रखी गई है और जो भी वहां पे उपस्थित है सारी लगभग निर्णय होने की प्रयास में भी की जाएगी। अब खास करके इसमें सबसे अहम बातें हैं कि मंत्रालय की जो मेन कार्य है या राज्य
कोशिश जो होने वाली है खास करके सरकार बनाने को लेकर के, या जो 29 नवंबर तक जो कार्यक्रम जो सरकार चलाने की बातें की जा रही थी, वो विधानसभा को भंग करने की भी बातें, खास बिल्कुल। करके 4 बजे शाम में आज निर्णय ले लिया जाएगा। और ये भी बात है मिथिलेश कि इस बार जो है नीतीश कुमार के सामने काफी ज्यादा बड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि पिछली बार की तरह विपक्ष कमजोर हो, इस बार का विपक्ष काफी ज्यादा मजबूत हुई है। देखिए, नीतीश कुमार जिस तरीके से उन्होंने 15 साल की सरकार उन्होंने चलाया, फिर एक बार उनको मौका दिया गया है और खास करके जनादेश ने उनको मौका दिया है, और अब की बार जो सरकार बनाएंगे तो उसमें जो भी गलतियां थी, जो अपनी सुधार लाने के प्रयास करेंगे। तो इसमें सबसे अहम बात ये भी कहा जा सकता है कि जदयू की जो सीटें कम आई हैं, उसको लेकर के भी उनकी एक पहल होगी, एक बैठक वे अपना जो पिछले गुरुवार को उन्होंने किया था, उसमें भी उन्होंने निर्णय लिया था कि इसके पीछे क्या कारण रहे हैं कि हमारी जो सीटें हैं वो कम हुई थी। तो निश्चित तौर पे जनादेश की जो भी दिक्कतें आई थी या जो भी समस्याएं थी, जो अधूरे सपने उनके रह गए थे, उन तमाम सपनों को दूर करने का भी वो प्रयास करेंगे। और अब की बार जिस तरीके का विपक्ष महागठबंधन का तैयार बैठा है, 110 सीट लेकर के बैठा, काफी मजबूती के साथ बैठा है। और सबसे अहम बात ये कि तेजस्वी पिछले बार के जिस तरीके का उनकी तेज दिखाई दे रहा था विगत 5 साल के अंतराल पर, तो अब की बार जो 2020 के लेकर 2025 तक का जो अब की बार मौका उन्हें मिला है विपक्ष में उतरने का, तो निश्चित तौर पे उनकी काफी अनुभव भी मिलेंगे और एक पिता का जो साया है वो भी मिलने की संभावना है, क्योंकि अभी चुनाव। हाँ, और ये भी है बिल्कुल जिस तरीके से, बिल्कुल, और ये भी है मिथिलेश कि जिस तरीके से इस बार जो एनडीए में जो दल हैं उनको भी खास ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक भी दल की जरा सी भी नाराजगी बड़ी चुनौती बन सकती है। देखिए, अभी जो तोड़ करके ये सियासी की रणनीति तैयार की गई है, रणनीति दे दी गई है, अभी सबसे आम बात तो ये कही जा रही है कि महज जदयू सबसे कम आंकड़े पे आकर के उसके बाद भी सिरमौर बना हुआ है और ताजपोशी की ताजपोशी की जाएगी, इसको लेकर के बीजेपी के खेमे में भी एक नाराजगी जरूर छिड़क रहा है। तो उसे संभालना और बीजेपी को संभालना, और खास करके दो और छोटे छोटे हम और बीएपी हैं उनको भी संभालना अपने आप एक निश्चित तौर पे अनुष्ठान से कम नहीं होगा, यज्ञ से कम नहीं होगा, क्योंकि आगामी आने वाला वक्त जो होगा निश्चित तौर पे मंत्रालय को लेकर के खींचातानी तो निश्चित तौर पे होना ही है। और उस स्थिति में अगर किसी भी तरह का कोई भी कमजोर पड़ जाता है तो निश्चित है कि इनकी दलों में कटती की स्थिति जरूर बन जाएगी। लेकिन इस मामलों को लेकर के एक और भी बातें कही जा सकती है कि जिस तरीके से जदयू की पलड़े भले कम हो, लेकिन जो अभी खास करके उम्मीदवार जो अभी उन्होंने अकेले लड़ करके आए हैं या निर्दलीय लड़ करके आए हैं, उनकी तरफ भी रुझान करने का प्रयास उन्होंने कर दिया। अभी एक उनके खेमे में निर्दलीय जुड़ा भी है, तो ये कहा जा सकता है कि अभी जदयू अपनी मजबूती लाने के लिए प्रयासरत है और धरातल पर काम करना शुरू कर चुका है। बिल्कुल, और मिथिलेश सबसे पहले जी बिल्कुल महागठबंधन को काफी ज्यादा मजबूती है, और सबसे पहले जब ये चुनाव के प्रचार चल रहे थे लगातार यही बात सामने आ रही थी कि सीएम जो नीतीश हैं वही सीएम के इस बार भी चेहरे हैं। लेकिन अब जब ये पूरी तरीके से जब से रिजल्ट आया तब से कहीं ना कहीं इसके नाम को लेकर गहमा गहमी देखने को मिल रही है। इसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? खास करके जो सरकार बनाने जा रहे नीतीश कुमार का, तो नीतीश कुमार अभी अपने अहम फैसले को लेकर के तैयार है और बीजेपी की जो फैसले होंगे वो सबसे ज्यादा सर्वोपरि माना जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल मिथिलेश, ये बात तो साफ हो चुकी है कि थोड़ा सा गहमा गहमी जो है वो एनडीए में भी देखने को मिल रही है। इस तमाम जानकारी के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए आपका शुक्रिया। 12:30 बजे दिन में हम लोग संयुक्त बैठक करेंगे विधायक मंडल दल की। सभी एक साथ बैठेंगे चारों दलों के लोग, और उसी में जो भी निर्णय आगे का लेना है वो सब निर्णय लेंगे। उससे सब चीज तय होगा। जब एक बार निर्णय करके इसका दावा करेंगे और उसके बाद भी होता है ना। आज कैबिनेट की बैठक, आज कैबिनेट की बैठक जरूरी है ना। हमारे कैबिनेट की बैठक इसलिए जरूरी है कि और अगली बड़ी खबर की बात करते हैं पंजाब के किसानों की। पंजाब के किसान संगठनों ने केंद्र सरकार से बातचीत के न्योते को स्वीकार कर लिया और इसके बाद में उनके साथ आज बातचीत के लिए माने। और इसी के साथ में जानकारी के मुताबिक इस दौरान किसानों ने कृषि कानून और मालगाड़ियों को लेकर सरकार के सामने अपनी बात रखी है।
बता दें कि केंद्रीय कृषि सचिव ने 10 नवंबर को किसान संगठनों को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल से बातचीत का निमंत्रण दिया था, जिसके बाद भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हरमीत सिंह कायदान के कहा कि हमने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि हम दिल्ली जाएंगे और बातचीत करेंगे। कादियान ने कहा कि हम मांग करेंगे कि इन तीनों कानूनों को निरस्त किया जाए। हम उनसे कहेंगे कि कानून गलत हैं। उनके अनुसार 2 केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक के दौरान राज्य में मालगाड़ियों की बहाली का मुद्दा भी उठाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि हम पंजाब में मालवाहक ट्रेनों की बहाली का मुद्दा भी उठाएंगे। कादियान ने कहा कि प्रदर्शनकारी किसान पहले ही रेल मार्गों पर से जाम हटा चुके हैं और उन्होंने मालवाहक ट्रेनों को अनुमति नहीं देने पर केंद्र पर सवाल उठाया है। जब उनसे पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की इस अपील के बारे में पूछा गया कि यात्री ट्रेनें भी चलने दी जाएं, तो उन्होंने कहा कि अगर आंदोलन में लगातार ढील दी जाएगी तो कौन लड़ाई लड़ने आएगा। देखो, जो आज हमारी पीयूष गोयल रेल मंत्री जी और नरेंद्र तोमर खेतीबाड़ी मंत्री से जो आज हमारी मीटिंग हो रही है, हम मीटिंग में एजेंडा लेकर आए हैं कि पंजाब के ऊपर नहीं, पूरे देश के किसान के ऊपर जो इन मोदी सरकार ने ऑर्डिनेंस लिया के कानून लगाए हैं खेती के ऊपर, उन कानूनों को रद्द करें और एमएसपी को जड़ी मान्यता दी जाए। इसी तरह ही और भी बिजली 2020 शोध बिल जो लाए हैं उसको भी रद्द किया जाए। इतने कानून बनाकर क्या देश के जो अन्नदाता है उसको क्या उसका को बहुत आर्थिक हालात जड़े हैं पहले ही कमज़ोर ने, क्या और मोदी जी कमज़ोर करना चाहते हैं? इसका बहुत रिजल्ट गलत निकलेगा। आज हम मीटिंग में आए हैं, जेकर ये मीटिंग आज भी बेसिट्टा रहती है तो पंजाब में आंदोलन। और इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, बैठक के लिए, मीटिंग के लिए किसान मान गए हैं, क्या कुछ अपडेट है? क्या केंद्र से मीटिंग अभी जारी है या फिर पूरी हो चुकी है? कहीं ना कहीं किसान चाहते थे कि सरकार उनकी जो मांगे हैं उनको भी गौर करे, मगर जिस तरीके से किसान लगातार कहीं ना कहीं अपने प्रदर्शन जारी रखे हुए थे और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से अपील कर रहे थे कि वो उनकी बातों को पर गौर करें। मतलब कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी के संज्ञान में इस तरीके का मामला आया और उसके बाद में उन्होंने 3 सदस्यों की जो मीटिंग बुलाई और कहीं ना कहीं इसमें 30 संगठन किसान शामिल हुए और ये विज्ञान भवन में बैठक चल रही है अभी भी और खत्म होने वाली है, लगभग को कह सकते हैं लास्ट कगार पर चल रही है। और कहीं ना कहीं इस बैठक के अंदर जो नतीजे निकलेंगे वो कहीं ना कहीं किसानों के हित में होंगे, क्योंकि निरंतर किसानों की जो मांगे रही हैं, यानी तीनों बिलों पर लेकर कहीं ना कहीं जो उनके मन में दुविधा थी उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। और देखना होगा कि जो इस मीटिंग के अंदर यानी कि राजनाथ जी जिस सिंह थे जो इनकी मीटिंग का जो भार था वो इनके ऊपर था और कहीं ना कहीं जो मीटिंग के द्वारा किसानों को संबोधित करने के साथ किसानों को राजीव बात ये भी राजीव ये भी कहा जाएगा इसके अंदर कि किसान जो के बिल जो 3 बिल आए हैं वो किसानों के हित में हैं। जी राजीव, ये भी बात थी कि किसानों ने साफ तौर पर, जब केंद्रीय मंत्री ने उन्हें न्योता दिया था कि वो केंद्र से आए, बातचीत करें उनसे, तो किसानों ने साफ यही कह दिया था कि अगर केंद्र सरकार इन कानूनों को रद्द करती है या फिर संशोधन करती है तो ही वो इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे। वो बिल्कुल भी किसानों के कानूनों को समझने की कोशिश नहीं करेंगे। तो क्या अब इस मीटिंग के बाद भी कोई फायदा होने वाला है या फिर इसी तरीके से किसानों का प्रदर्शन चलता रहेगा? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से किसानों की बात करें तो किसान कहीं ना कहीं अपनी बातों पे अड़े हुए थे और कहीं ना कहीं सरकार ने उनको समझाने की कोशिश की और कहीं ना कहीं बैठक के लिए यानी कि बुलाया गया विज्ञान भवन के अंदर। और विज्ञान भवन के अंदर अभी बात करें तो कहीं ना कहीं बैठक चल रही है और बैठक जो है वो लास्ट मूवमेंट पे है और देखना होगा बाहर आकर किसान किस तरीके से बताते हैं अपने बारे में। मगर एक चीज स्पष्ट है, किसानों ने पहले ही इस बैठक के शुरू होने से पहले ही स्पष्ट कर दिया कि अगर सरकार उनकी बातों पर गौर नहीं करेगी या उनकी जो मांगे हैं उन पर गौर नहीं करेगी तो कहीं ना कहीं आने वाली 26 नवंबर को विशाल प्रदर्शन किया जा सकता है। बिल्कुल राजीव, और बात ये भी है कि आगे आने वाले समय में जो किसान प्रदर्शन करेंगे, बड़ी प्रदर्शन की उन्होंने चेतावनी दी है, वो सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। राजीव, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है,
वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कितना खेला करती तू घेर में अपने पापा के लिया? माँ, हमने अपना घेर कद मिलेगा? मिलेगा बेटी। हरियाणा सरकार ने लाल डोरा मुक्ति योजना लागू करके हमारा राह काट दिया और केंद्र सरकार ने स्वामित्व योजना में हरियाणा के इस फैसले पर अपनी मोहर लगा दी। अच्छा? हाँ, लाल डोरा मुक्त अवधारणा है गांव गुआंड का नया जन्म से। कमजोर भी अपना हक लेवेगा, यो एक कानून का सही धर्म से। भांगे बड़की ना चलेगी, लठेता का ना लठ चलेगा। बिन रोड़े के हम भी मालिक, बेरा रहे अपने प्लाट जमीन का। घर होया चाहे घेर गितवाड़ा, लाल डोरे ते सही होगा। रजिस्ट्री होके खरीद फरोख्त पर भरम मिटेगा। फिर उस पे तो लोन भी मिल पाओगा। अच्छा, मैं आपने एक बात बताऊं? बोल लाडो। हरियाणा सरकार ने ग्राम दर्शन वेब पोर्टल खोल के पंचायत ते साइबर फेस दे दिया। अब शिकायत हो चाहे सुझाव किसी का, सीधा सही मंच तक जाकर पहुंचेगा। और ते और मेरा परिवार के पोर्टल पे हमारा परिवार पहचान पत्र बनेगा और सरकारी सुविधाओं का लाभ सीधा हमने मिलेगा। तो किसा लिखड़ा यो साल भाई, चोखा लिखड़ा पहला साल। शासन से सपनों को साकार कर रहे हो। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राम की नगरी अयोध्या में आज शानदार तरीके से दिवाली मनाई जा रही है। ऐतिहासिक राम मंदिर की नींव पड़ने के बाद पहली बार अयोध्या में दिवाली का त्योहार मन रहा है। ऐसे में तैयारी भी खास है। सीएम योगी आदित्यनाथ शाम को दीपोत्सव में शामिल होंगे। यहां 5 लाख से अधिक दियों को जलाया जाएगा। इसके अलावा भी झांकी, लाइटिंग समेत अन्य व्यवस्थाएं की गई हैं। बता दें कि रामनगरी अयोध्या में इस बार भी बड़े ही धूमधाम से दिवाली मनाई जा रही है। इस बार की दिवाली खास इसलिए भी है क्योंकि कुछ वक्त पहले ही राम मंदिर की नींव रखी गई थी। आज अयोध्या में राम की पौड़ी को लाखों दिए से जगमगाया जाएगा। लोगों के लिए वर्चुअल दीपोत्सव की भी सुविधा की गई है और इस ऐतिहासिक जश्न के साक्षी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। आपको बता दें कि रामनगरी अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। शाम 7 बजे दीपोत्सव का कार्यक्रम शुरू होगा। इस बार करीब 5.5 लाख दिए जलाए जाएंगे और इसके लिए तैयारी कई दिनों से चल रही थी और कुछ स्थानीय यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको ये जिम्मेदारी दी गई थी, यानी कि विद्यार्थियों ने सभी दियों को सजाया था और इसको लेकर वहाँ पर विद्यार्थियों में खासा उत्साह भी देखने को मिला था। और इसी के साथ में कई सारी झांकियाँ सजाई गई थी और आज झांकियाँ भी निकाली गई थी। करीब 11 झांकियाँ सजाई थी और जिसमें भगवान राम के अलग अलग रूपों के भी दर्शन देखने को मिले थे और पूरी रामायण को इन झांकियों के माध्यम से दिखाया गया था। और इसी के साथ में इन सभी कार्यक्रमों
में कोरोना का विशेष ध्यान रखा गया था। कोरोना को लेकर जितनी भी गाइडलाइंस थी उन सभी का पालन किया गया था। भीड़ भाड़ का भी खास ध्यान रखा कि ज़्यादा कहीं भी भीड़ इकट्ठी ना हो, क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है, जिससे कि कहीं ना ऐसा हो सकता है कि लोगों में कोरोना वायरस का जो है फैल जाए। इसको लेकर भी तैयारी पूरी थी और आज शाम होने वाले खास महोत्सव के लिए भी तैयारी पूरी हो चुकी है। 7 बजे से दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ खुद शामिल होंगे और स्थानीय यूनिवर्सिटीज के विद्यार्थियों ने वहां पर कई सारी कलाकृतियां की। जिस तरीके से जो भी अयोध्या की तस्वीरें सामने आई हैं वो सारी मनमोहक करने वाली हैं, क्योंकि पूरे अयोध्या वासियों में इसको लेकर काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला, क्योंकि राम मंदिर की नींव पड़ने के बाद ये कार्यक्रम किया गया। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं अयोध्या से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके साथ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंची हैं, जो कि रामलला की पूजा कर रही हैं। जिस तरीके से आप ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं अयोध्या की, जहां पर रामलला की पूजा आरती की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंच गए हैं, उनके साथ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद हैं और इसी के साथ में योगी सरकार के कुछ मंत्री भी उनके साथ में मौजूद हैं। साफ तौर पर तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरें काफी ज्यादा जो है मनमोहने वाली हैं और जिसको लेकर आप देख रहे हैं कि तैयारी सभी पूरी कर ली गई है। रामलला की पूजा आरती की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंच चुके हैं। ये सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं अयोध्या रामलला के मंदिर से, राम मंदिर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। महाराज कुमार ममाभीष्टं कुरु स्वाद्य शरणागत वत्सल आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि त्वां गते परमेश्वर। ओम राजाधिराजाय प्रसय साहिरे नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो दधातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेशं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्याये स्यात् सार्वभौम सार्वायुः शान्तादा परार्धा पृथव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकरारिति तदप्येष श्लोको विगीतो मरुतः परिवेशारो मरुतस्यावसङ्गृहे आविजितस्य कामप्रेरिर्विश्वे देवा सभासदेति। ॐ विश्वतक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पादो संबाहुभ्यां धमति संवत्सरैर्द्यावा भूमि जनयन् देवैक। ॐ दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। ओम मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। सुशांतिर्भवतु। शान्ति देवाः जानिकानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति पदे पदे। ये सीधी तस्वीर आपने देखी अयोध्या की, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और साथ ही उन्होंने रामलला की पूजा अर्चना भी की। और इसी के साथ में मेरे साथ इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना